नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस व्याख्यान में आधुनिक भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, आंग्ल मराठा संबंध। पिछले अध्याय में हमने तृतीय पानीपत का युद्ध पढ़ा था। अब उसके बाद की परिस्थितियों पर नज़र डालेंगे। सरदेसाई के मतानुसार पानीपत की पराजय के परिणाम इतने घातक नहीं थे जितने कि माधवराव की मृत्यु के परिणाम हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क भाई था नारायण राव, वो पेशवा बने थे, जिनकी 1773 ईस्वी में राघोबा यानी रघुनाथ राव ने षड्यंत्र रचकर हत्या करवा दी थी और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। परंतु नाना फडणवीस आदि अनेक मराठा सरदारों ने राघोबा को पेशवा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अप्रैल 1774 में माधवराव की विधवा पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ और मराठों ने इस पुत्र को माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा स्वीकार कर लिया था। राघोबा अपने प्रयासों में असफल रहा। फिर वो मुंबई भाग गया और उसने वहां जाकर कंपनी सरकार से सहायता की याचना करी। राघोबा और अंग्रेजों के मध्य 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि हुई। इस संधि में निम्न शर्तें रखी गई। अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। राघोबा कंपनी की शाखा को सालसेट वैसीन के प्रदेश देगा और इसके अतिरिक्त सूरत और भड़ोच के जिलों की आय का कुछ भाग भी अंग्रेजों को देगा। राघोबा की सुरक्षा के लिए 2500 सैनिक पूना में रखे जाएंगे। इन सैनिकों का सारा खर्चा राघोबा वहन करेगा। अपनी सुरक्षा के बदले में राघोबा कंपनी को 6 लाख रुपए देगा। मराठे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे और यदि रघुनाथ राव पूना में कोई संधि करेगा तो उसमें अंग्रेजों की को भी सम्मिलित करेगा। तो मुंबई की परिषद द्वारा की गई ये संधि सभी दृष्टिकोणों से अनुचित थी। मराठों ने उन्हें किसी भी प्रकार से तंग नहीं किया। इसके अतिरिक्त आंतरिक मामलों में यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। अब है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सूरत की संधि के अनुसार रघुनाथ राव की सहायता हेतु एक अंग्रेज सेना पूना की तरफ भेज दी गई। मराठे भी अपनी सेना सहित आगे बढ़ गए। इस प्रकार अंग्रेजों और मराठों के युद्ध के बीच युद्ध आरंभ हो गया। 18 मई 1775 को अंग्रेजों और मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया, जिसमें मराठे पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल की काउंसिल ने हस्तक्षेप कर दिया, क्योंकि मुंबई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल की स्वीकृति से किया था और यह रेगुलेटिंग एक्ट के भी खिलाफ था। इसलिए बंगाल की काउंसिल ने इस युद्ध बंद करने का आदेश दिया। इस संधि पर राघोबा के हस्ताक्षर हैं और वह अब पेशवा नहीं है। सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक रूप से मराठों से संघर्ष करना पड़ रहा था। मराठा शक्ति ने अंग्रेजों को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचाया। यह रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध था। अतः मराठों और अंग्रेजों के बीच यह संधि, जो पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई, ये एक और संधि हुई। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हुई और इसमें निम्न शर्तें रखी गई। कंपनी राघोबा को सैनिक सहायता नहीं देगी। राघोबा को केवल 1000 सैनिक रखने की अनुमति दी गई। पेशवा राघोबा को 25,000 रुपये मासिक देगा और बदले में राघोबा ने पूना की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। पेशवा 12 लाख रुपया कंपनी को युद्ध खर्च के लिए देगा। कंपनी का एक वकील पेशवा के दरबार में रहेगा। इस प्रकार ये मराठा की ओर से सुखराम बापू ने और अंग्रेजों की ओर से कर्नल अपटर ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। पेशवा सिंधिया होलकर की सम्मिलित
सेनाओं ने कर्नल अगरटन को परास्त किया। यद्यपि सखाराम बापू ने नाना फडणवीस के विरोध में अंग्रेज़ों का साथ दिया। तेलगांव में मराठा सेना ने कर्नल कार्फबन को परास्त किया। विवश होकर अंग्रेज़ों को संधि करनी पड़ी। बड़गांव की संधि 19 जनवरी 1779 को ये संधि हुई और इसमें जो है निम्न शर्तें रखी गई। 1773 के बाद अंग्रेज़ों द्वारा विजित प्रदेश मराठों को लौटा दिए जाएंगे। भड़ोच जिले की आय जो है अब वो सिंधिया को मिलेंगी। अंग्रेज 41,000 रुपये मराठों को अदा करेंगे। 2 अंग्रेज़ अधिकारियों को बंधक के रूप में मराठों के पास रहना होगा। राघोबा को पेशवा को सौंपने का वचन अंग्रेज़ों ने दिया था। सरदेसाई के मत में बड़गांव की संधि अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक थी। मराठों ने अंग्रेज़ों को करारी मात दी थी। वे अधिक शक्तिशाली थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी इसे अपमानजनक माना। उसने कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी। इस बीच राघोबा सिंधिया की शरण में चला गया। अब युद्ध का पुनः प्रारंभ होना। अप्रैल 1781 में गोडार्ड पूना की ओर बढ़ा। इस बीच नाना फडणवीस ने निज़ाम और हैदर अली को अपनी ओर मिला लिया। ग्वालियर में हार कर सिंधिया उत्तर की ओर भाग गया, किंतु अंग्रेज़ों की एक सेना ने फरवरी 1781 में उसे सीपरी में हराया। विवश होकर सिंधिया ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। उसकी मध्यस्थता से पेशवा व अंग्रेज़ों में भी संधि हो गई। अब है सालबाई की संधि 17 मई 1782। यह संधि नाना फडणवीस और अंग्रेज़ों के मध्य सालबाई नामक स्थान पर हुई। इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। अंग्रेज़ों ने राघोबा का साथ छोड़ दिया था। मराठों ने उसे 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया था। सालसेट और भड़ोच पर अंग्रेज़ों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, परंतु मराठा राज्य के अन्य सभी भूभागों से अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार त्यागने का आश्वासन दिया। अंग्रेज़ों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा के सभी विजित क्षेत्र जो है वो अंग्रेज़ों को पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिए थे। यमुना नदी के पश्चिमी प्रदेश पर सिंधिया का अधिकार हो गया। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के भीतर हैदर अली अंग्रेज़ों के जीते हुए प्रदेश वापस उन्हें लौटा देगा। यदि हैदर अली इस समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महादजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देंगे। विंसेंट स्मिथ के मतानुसार उसने अंग्रेज़ों को वास्तविक सत्ता प्रदान की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस संधि से अंग्रेज़ों को विशेष प्रादेशिक व आर्थिक लाभ नहीं हुआ, किंतु राजनीतिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। उन्होंने अपने मित्र गायकवाड़ को पेशवा के प्रभाव से मुक्त कर दिया। मराठों के लिए यह संधि हानिकारक मानी जाती है। इसमें पेशवा का प्रभाव क्षेत्र सीमित होकर पूना तक ही रह गया। सिंधिया व गायकवाड़ इसके प्रभाव में नहीं रहे। महादजी सिंधिया का जो भी इस युद्ध के कारण दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सका था, शाह आलम पर प्रभाव शिथिल हो गया। मराठों ने निज़ाम और हैदर अली को दुर्बल बना दिया। क्योंकि यह संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में हुई थी, इसलिए नाना फडणवीस इससे नाराज़ थे। सिंधिया की प्रतिष्ठा बढ़ी। अंग्रेज़ों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे मुग़ल दरबार की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद है नाना फडणवीस।
इनका कार्यकाल है 1742 से 1800। नाना फडणवीस का जन्म 1742 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम बालाजी और उनके पिता का नाम जनार्दन था और वे बालाजी जनार्दन के नाम से जाने जाते थे। महादजी जी की भांति ही वे 1761 में पानीपत के मैदान से भाग आए थे और माधवराव द्वितीय के प्रमुख सलाहकार बने। बाद में आके उन्हें आर्थिक मामलों का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने मराठा राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी उपलब्धियों को हम एक एक करके उन पर प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम है उनका पेशवा पद या पेशवा पद की सुरक्षा। 1773 ईस्वी में नारायण राव की हत्या करने के बाद राघोबा जब पेशवा बने थे तो उनका विरोध के बाद जो है माधवराव द्वितीय पेशवा बने और राघोबा के ज्येष्ठ पुत्र जो हैं वो बाजीराव को पेशवा बनाना चाहते थे और सिंधिया ने भी इनका समर्थन किया था। सिंधिया और नाना के बीच बनती नहीं थी, इसलिए नाना ने चिमना जी को पेशवा बनाना चाहा, किंतु जो नारायण राव की पत्नी थी उन्होंने इसका विरोध कर दिया। तो अंत में नाना ने बाजीराव को पेशवा बनाया। यद्यपि बाजीराव द्वितीय और उनके बीच में मतभेद पैदा हुए। एक बार पेशवा ने उन्हें बंदी भी बनाया, किंतु उसे नाना फडणवीस को उनका पद वापस देना पड़ा। अपनी मृत्यु तक वे पेशवा के समर्थक बने रहे। फिर है नाना फडणवीस की कूटनीतिज्ञता, जिसमें उन्होंने मराठा की राजनीति में प्रमुखता से कार्य किया और अंग्रेजों से संबंध बनाए। इसमें राघोबा का सफल विरोध करने के कारण नाना फडणवीस पूना के दरबार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। सालबाई की संधि के कारण उनमें तथा सिंधिया में मतभेद हो गए थे। इसके बाद सिंधिया ने उत्तरी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया और नाना साहब ने पूना की तरफ मैसूर के साथ संबंध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में नाना ने हैदर अली और निज़ाम के साथ एक त्रिगुट का निर्माण किया था। यद्यपि ये त्रिगुट सफल नहीं रहा, परंतु इससे अंग्रेजों में आशंका पैदा हो गई। सालबाई की संधि के बाद टीपू अपने राज्य विस्तार में लग गया। 1785 में उसने एक ब्राह्मण सरदार से नारगुंद जीत लिया। होलकर और भोसले की सहायता से एक मराठा सेना टीपू के विरुद्ध भेजी गई। परास्त होकर टीपू ने मराठों को 45 लाख रुपए, बादामी, नारगुंद और अन्य विजित प्रदेश लौटा दिए। इसके बाद टीपू और मराठों में मैत्री स्थापित नहीं हो सकी। अब है निज़ाम के साथ इनके संबंध कैसे थे। तो जब नाना टीपू सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त थे, तब निज़ाम जो है वो निज़ामों ने मराठों को चोट देना बंद कर दिया था और इस पर दौलत राव सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ की सहायता से उसने निज़ाम के विरुद्ध एक अभियान प्रारंभ किया। निज़ाम ने सहायता संधि के अनुसार अंग्रेजों से सहायता मांगी, किंतु तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन शॉर ने हस्तक्षेप की नीति के कारण उससे सहायता नहीं दी। बाजीराव द्वितीय व नाना के संबंध। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने नाना के चंगुल से निकलने का भरसक प्रयास किया। इसके बाद पूना में षड्यंत्रों का बाजार गर्म हो गया। 1797 में बाजीराव ने दौलत राव सिंधिया की सहायता ली और पेशवा की सहमति से सिंधिया के फ्रेंच सेनापति माइकल फिलोस ने नाना को बंदी बना लिया था और उनके स्थान पर पेशवा ने सिंधिया के ससुर सर्जा राव घटके को नियुक्त किया। पेशवा की आर्थिक स्थिति अवस्था सुधारने के लिए घटके ने
नाना से संचित धन को लूटा। उन्होंने पेशवा को विवश किया कि वे नाना को मुक्त कर दे। 1798 ईस्वी में अपनी रिहाई के बाद नाना का स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगा था। अब है नाना की चारित्रिक विशेषताएं। वह एक कुशल अर्थशास्त्री थे और इस कारण पूना की राजनीति में उनका उत्कर्ष हुआ। परिश्रमी और गंभीर थे। कमज़ोर शरीर होने के बावजूद भी अत्यंत परिश्रमी और गंभीर व्यक्ति थे। कुशल प्रशासक, वह एक कुशल प्रशासक थे। वास्तविक स्थिति को परखने में उनकी क्षमता थी। कठोर प्रशासक होने के कारण उनके कई शत्रु भी बन गए थे। चतुर राजनीतिज्ञ, वह एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। प्रथम मराठा युद्ध के बाद इन्होंने त्रिगुट का निर्माण किया था। कुलकर्णी के अनुसार उस समय के राजनीतिज्ञों में नाना फडणवीस की गणना उन सब व्यक्तियों से की जा सकती है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति से उत्पन्न खतरे को पहचान लिया था। देशभक्त थे। उन्होंने अपने राज्य हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। रणकुशलता का अभाव था इनमें। पानीपत के बाद इसने युद्धों में विशेष रूप से भाग नहीं लिया। लालची थे, धनलोलुपी ये थे। इन्होंने लगभग 9 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया था और इनकी बंदी बनाए जाने पर सरजा घाट घटके ने इनकी संपत्ति जो है वो लूट ली थी। आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी, वह धन के साथ साथ सत्ता के भी पुजारी थे। उनके लिए वह कुछ भी कर सकते थे। बाजीराव से प्रधानमंत्री बनाए रखने का आश्वासन पाकर भी उसने बाजीराव को पेशवा बनाया था। महादजी सिंधिया का भी विरोध उसने इसीलिए किया था। उत्तरी भारत में महादजी के लौटने पर भी नाना उसके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचते रहे। इससे मराठा संघ को जो है वो हानि पहुंची। ब्राह्मणवाद के समर्थक थे, वो कट्टर ब्राह्मण थे। हर्डीकर ने लिखा है कि फडणवीस की जीवनी लिखी है और उन्होंने लिखा है कि नाना की तुलना एक विशाल वटवृक्ष से की जा सकती है जिसकी विस्तृत छाया में मराठा राज्य तो कभी फलीभूत हुआ, किंतु अन्य शक्ति उसी प्रकार नहीं पनपी जिस प्रकार की एक वटवृक्ष में अन्य वृक्ष नहीं पनपते। फिर भी उसे मराठा जाति का अंतिम प्रभावशाली व्यक्ति माना जा सकता है। 1800 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर पूना में अंग्रेज रेजिडेंट पामर ने गवर्नर जनरल को लिखा, नाना के साथ मराठा शासन का विवेक और संयम चला गया। तो इस प्रकार जो है नाना फडणवीस का मराठा राज्य में योगदान रहा। धन्यवाद।